हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जी, आज हम पी ब्लॉक का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। हमने पी ब्लॉक में जितने भी ऑक्सो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी नेमिंग, उनके स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक नंबर, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बहुत सारी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज उनकी डिस्कस कर ली थी। अब हम अगर पी ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें जहां से हमारे असर्शंस टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं अब आपको करा देता हूं वही कॉन्सेप्ट सिखाते हुए। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि जो हमारे पास जितने भी पी ब्लॉक्स हैं वो पी ब्लॉक्स की कुछ कॉमन रिएक्शंस होती हैं और उन कॉमन रिएक्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको हैंड टू हैंड डिस्कस करा दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान से देखो कि अगर मैं रिएक्टिविटी या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड की कहानी बताऊं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड की बेटा जी कहानी मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनसे हाइड्राइड फॉर्म कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। जैसे कि 15 ग्रुप की कहानी लेता हूं मैं। पहले 15th ग्रुप की कहानी मैं एक साथ सारी चीजें पढ़ा दूंगा आपको। 15th ग्रुप की मैंने कहानी स्टार्ट करी। 15 ग्रुप में सर मेरे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। बहुत ध्यान से देखो। अब है क्या कि आपको पता है कि सर इनकी वैलेंसी 3 और 5 दोनों ही शो कर जाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन इसके हिसाब से अगर 3 वाला बनाएगा तो NH3 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा और 5 पे जाएंगे तो NH5 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा। ध्यान से समझो। फॉस्फोरस पे गए तो PH3 बना और PH5 बना बेटा जी। आर्सेनिक पे गए तो आर्सेनिक पे AsH3 बन जाएगा और AsH5 बन जाएगा। इसी तरीके से एंटीमनी पे गए तो एंटीमनी H3 बना, एंटीमनी H5 बना। बिस्मथ पे गए, बिस्मथ H3 बना और बिस्मथ H5 बना। अब देखते हैं कि सर क्या ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। क्या आपने कभी NH5 सुना है? नहीं सुना। NH5 भी नहीं सुना। आपने PH5 सुना है? नहीं सुना होगा। PCl5 सुना होगा आपने। PH5 भी एग्जिस्ट नहीं करता। आपने इनमें से कोई से कंपाउंड नहीं सुने होंगे बेटा जी। वो क्लोरीन फ्लोरीन की फॉर्म में आपने शायद 5 बॉन्ड बनाते हुए देखा होगा। हाइड्रोजन के साथ कभी 5 बॉन्ड ये नहीं बनाते। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों है कि ये जबकि 5 इनकी वैलेंसी शो कर रहे हैं तो 5 हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। और नाइट्रोजन का तो मुद्दा आपको समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन 5 क्यों नहीं बनाता। नाइट्रोजन तो कभी 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं। नाइट्रोजन के पास भले ही उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन वो कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ज्यादा से ज्यादा क्या करता है कि नॉर्मली अगर हम सोचें तो वो 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब NH3, NF3, NCl3 इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हो सकता है कि एक लॉन पेयर देके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। तो नाइट्रोजन की तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही है। बाकियों की कोवैलेंसी की बात करें तो उनकी कोवैलेंसी तो 5 से भी ज्यादा है। 5 भी बनाते हैं, 5 के बाद भी बना लेते हैं कुछ कंपाउंड। तो अब अगर यहां पर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से देखूं तो बेटा जी यहां देखो कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। तो अगर मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस से आपको दोनों चीजें समझा दूंगा। ध्यान से देखो कि नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन करें तो 1s2, 2s2 और 2p3 है। और अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 है। बहुत ध्यान से देखो इधर। अब यहां पे क्या है बेटा जी, यहां पर अगर हम बात करें तो जो आपके पास P है इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद 3s0 होगा और जैसे ही थर्ड शेल पे जाएंगे वहां पे 3d0 भी होगा। ये तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब अगर मैं नाइट्रोजन की आपको बात बताऊं तो सर इसके पास 2p ऑर्बिटल है एक, और उससे पहले ये 2s ऑर्बिटल है। ध्यान से देखो 2s ऑर्बिटल, दिस वन इज 2p ऑर्बिटल। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो मेरे पास 3s है। बहुत ध्यान से देखते रहो, ये मेरे पास 3s है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर आप देखो कि सर नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, तो एक बात याद रखना कि हमेशा एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बना सकता है जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अब ये बेटा जी 3 बॉन्ड बना सकता है। अगर दिमाग में सोचो कि सर ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के हम एक्साइट करा के यहां पहुंचा दें
तो बेटा जी यहां देखो कि ये सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन है और यहां पे थर्ड शेल है। सेकंड शेल यहां है और थर्ड शेल यहां है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं हो पाती कंपाउंड बनाने से, तो इसलिए यहां पर कोई एक्साइटेशन नहीं होता। नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं होता? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज। साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इस वजह से यहां एक्साइटेशन का प्रोसेस नहीं होता। इसलिए नाइट्रोजन जनरली ये ही 3 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाएगा कब? जब वो इस लॉन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। तो 5 तो किसी भी हालत में नहीं बनाता। तो नाइट्रोजन की कहानी तो याद रखना कि सर नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाएगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर हम जबरदस्ती कर भी दें उसके साथ तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, वो भी चौथा बॉन्ड उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड 3 ही बनाता है वो। अब मैं फास्फोरस की कहानी बताऊं तो फास्फोरस के पास अगर हम आउटर मोस्ट शेल देखें बेटा जी, तो यहां पे 3s दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद बेटा जी आपको 3p ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हमें यहां पर 3d ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर हम इस बात को देखें और इस बात को समझें तो यहां पर क्या होता है बेटा जी, यहां पर होता है कि जो हमारे पास pH5 है, ध्यान से देखो, जो pH5 है आपका, अब क्या होंगे कि अगर pH5 एग्जिस्ट करना होगा कहीं, तो कहानी क्या होनी चाहिए कि सर pH5 के लिए भी हमें ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एग्जिस्ट कराना होगा। प्रॉब्लम फिर है कि ये जो एक्साइटेशन है, इस एक्साइटेशन के लिए मान लो, क्योंकि देखो 3s से 3d जा रहा है, इस एक्साइटेशन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि शेल दोनों के सेम है, सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी का गैप है। और बेटा जी जब फास्फोरस और हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा होता है कि उसके स्मॉलर साइज की वजह से इनके जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो आपस में रिपेल नहीं कर पाते, और जब आपस में रिपल्शन नहीं करते तो उनमें कोई एनर्जी वहां से क्रिएट नहीं होती। तो यहां पर भी क्या है कि ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती इतनी कि उस एनर्जी को यूज करके मैं 3s के इलेक्ट्रॉन को 3d में एंटर करा दूं। तो कहने का मतलब एक्साइटेशन आपका यहां पर भी नहीं होगा। PCl5 एग्जिस्ट करता है। अब आप कहोगे कि सर PCl5 तो एग्जिस्ट कर जाता है, तो बेटा जी PCl5 इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज क्लोरीन एटम का साइज बड़ा है। वो क्लोरीन एटम क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं, और उनके रिपल्शन की वजह से वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है, और उस रिलीजिंग एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं 3s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में 3d में। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी यहां से यहां एक्साइट हो जाएगा, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 5 है, तब आप 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। तो इसलिए हाइड्राइड की फॉर्म में कभी वो 5 बॉन्ड नहीं बनाते, ये बात अपने दिमाग में सेट रखना। हाइड्राइड की फॉर्म में कभी कहानी नहीं बनेगी। जब हम हेलोजन पढ़ेंगे तो हेलोजन की फॉर्म में हम दिखाएंगे कि आपको PCl5 एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है फिर समझ लो, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, और क्लोरीन की स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से वहां पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और वही रिलीजिंग एनर्जी बेटा जी एक्साइटेशन के काम में आ जाती है। तो ये हमारे पास फंडा है किसका, जब हमने 15th ग्रुप के क्या पढ़ लिए, हाइड्राइड फॉर्मेशन पढ़ लिए। एक तो ये है हमारे पास मुद्दा। अब ये तो हमने देख लिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे कि pH3 एग्जिस्ट करता है, pH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो आप एक्सप्लेन कर देना। दूसरा क्वेश्चन बेटा जी क्या रहेगा, ये तो आपको दिख गया कि सर ये कोई एग्जिस्ट नहीं करते। अब दूसरा क्वेश्चन वो आपसे क्या घुमा सकता है, वो देखो ध्यान से। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें बेटा जी, तो दूसरा क्वेश्चन वो आपसे कहेगा कि सर जो हाइड्राइड आपने बनाए हैं, जो भी हाइड्राइड आपने बनाए हैं, इन हाइड्राइड के आप मुझे कुछ प्रॉपर्टीज बता दो। सबसे पहले मुझे समझा दो कि इनकी एसिडिटी की कहानी क्या होगी, मुझे समझा दो इनकी एसिडिटी के बाद कि इनके बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ये दोनों चीजों के क्वेश्चंस आपसे असर्शन रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं, तो आप दोनों बातों को बेटा जी बहुत ध्यान से समझो। अब यहां पर अगर मैं एसिडिटी और बॉन्ड एंगल की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एसिडिटी सिखाता हूं,
और ये एसिडिटी अगर आप सीख गए तो आपको चाहे ऑर्गेनिक में एसिडिटी पूछी जाए, चाहे आपसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिटी पूछी जाए, सेम कंसेप्ट रहेगा। यहां देखो ध्यान से कि अगर हम बेटा जी एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी में कहानी क्या रहने वाली है कि सर जो भी मेरे पास एसिड है वो एसिड में से आप क्या करो कि वो H+ डोनेट करेगा और X नेगेटिव टाइप का कुछ बनाएगा। अब यहां पे मुद्दा क्या है कि सर जो X नेगेटिव है वो क्या है, देखो ये आपका क्या था बेटा जी, ये एक एसिड था और एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करा, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद X नेगेटिव बना दिया। X नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज अब इस X नेगेटिव के पास प्रोटॉन देने की टेंडेंसी नहीं है, अब उसके पास नेगेटिव है, प्रोटॉन मिलेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसकी टेंडेंसी अब प्रोटॉन को लेने की है, इसलिए एज अ बेस कंसीडर किया गया है। और हमने इसे कॉन्जुगेट क्यों कहा, बिकॉज ये इस एसिड का कॉन्जुगेट है, इस एसिड की वजह से ये बना है, सो इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब ध्यान से समझो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जो एसिडिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी कंपाउंड में मुझे एसिडिटी देखनी है तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। किसी भी कंपाउंड में जितनी ज्यादा H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना अच्छा एसिड होगा। अब यहां देखो कि अगर सर ये रिएक्शन चल रही है मेरी कंपाउंड के अंदर और आपका कॉन्जुगेट बेस अगर बन रहा है तो हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है, हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। अब दिमाग लगाओ कि अगर आपका कॉन्जुगेट बेस बेटा जी स्टेबल है, अगर आपका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है तो स्टेबल चीजें बेटा जी बहुत कम रिएक्टिव होती है, वो अनरिएक्टिव होती है। अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं बिजी है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में बिजी है। अगर वो नेगेटिव चार्ज कहीं बिजी है, वो अनरिएक्टिव है, तो कभी भी इस H+ से रिएक्ट नहीं करेगा। और वो बेटा जी अगर इस H+ से रिएक्ट नहीं करेगा तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड नहीं जाएगी, रिएक्शन आपकी बैकवर्ड नहीं जाएगी, तो कंटिन्यूअसली क्या होगी, रिएक्शन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। रिएक्शन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि वो कंपाउंड एसिडिक होगा। ध्यान रखना कि अगर जो भी एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस बना लो H+ निकाल के और उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो जो एसिड आपने लिया है बेटा जी वो हर हाल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और दूसरी चीज, अगर जो कॉन्जुगेट बेस है मान लो कि वो लेस स्टेबल है, मान लो कि बेटा जी वो कैसा है, आपके पास लेस स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्टिव होगा, उसका नेगेटिव चार्ज फ्री होगा और वो क्या करेगा कि वो H+ से रिएक्ट होना स्टार्ट कर देगा। और जैसे जैसे H+ से रिएक्ट होगा रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन अगर आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ओवरऑल कहीं ना कहीं H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। और अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो बेटा जी एसिडिटी कम हो रही है। तो दिमाग में ध्यान रख लो कि अगर कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है तो उसका जो एसिड है बेटा जी वो 101% वीक होगा। तो ये हमारे पास एसिडिटी और बेसिसिटी की कहानी है। तो सारा मुद्दा ये है कि आप कॉन्जुगेट बेस बना लो जब भी एसिडिटी का क्वेश्चन आए, और उस कॉन्जुगेट बेस के अंदर जो आपका नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो ये तो हमारा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको इसके अंदर बताता हूं कैसे देखेंगे। चलो अब ध्यान से देखो बेटा जी, अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की, अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की, तो बेटा जी वो हम दो तरीके से देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। वो दो तरीके क्या होंगे, या तो आप उसे पीरियड वाले एलिमेंट्स में देखोगे या फिर बेटा जी आप उन्हें ग्रुप वाले एलिमेंट्स में देखोगे। दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आप पीरियड में देख रहे हो मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करके देख रहे हो तो बेटा जी लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो तो हमेशा नेगेटिव चार्ज वहां स्टेबल होगा जहां पर एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो पीरियड में हमेशा याद रखना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा इन पीरियड में। लेकिन जब ग्रुप की बात आएगी, ये कहां की बात है, जब हम लेफ्ट टू राइट बात कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट बात कर रहे हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम की कहानी बताएंगे तो टॉप टू बॉटम में बेटा जी साइज का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। लेफ्ट टू राइट में साइज इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, टॉप टू बॉटम में साइज का डिफरेंस बहुत रहता है और वहां पर साइज डोमिनेट करता है। और साइज का कॉन्सेप्ट रहता है कि बेटा जी जिसका साइज बड़ा होगा वो नेगेटिव चार्ज को खुश रखेगा क्योंकि उसके पास जगह है।
तो याद रखना कि जब टॉप टू बॉटम की बात आएगी तो वहां पर साइज डोमिनेट करेगा, और जिसका साइज बड़ा होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज अच्छे से रह लेगा, कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा, कोई कहानी वहां नहीं होने वाली। अब अगर आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी समझ गए तो देखो बहुत आराम से हम जितने भी हाइड्राइड्स हैं, खाली 15 ग्रुप नहीं, चाहे 16 ग्रुप की कहानी हो, चाहे 17 ग्रुप की कहानी हो, किसी की भी कहानी हो, आप सारे हाइड्राइड्स के एसिडिटी आप चुटकियों में बता सकते हो। देखो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, आप एक प्रोटॉन निकाल दो नेगेटिव, इसका बनाना है प्रोटॉन निकाल दो नेगेटिव, ASH2 नेगेटिव, SbH2 नेगेटिव, BiH2 नेगेटिव। अब क्या है सर, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बेटा जी हम ग्रुप में देख रहे हैं, और जब ग्रुप में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं तो वहां पर साइज डोमिनेट करता है, तो जिसका साइज बड़ा होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, और जहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उसका जो एसिड होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो दिमाग लगा लो सर, सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तो बेटा जी इसका ये सबसे स्ट्रांग एसिड, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये हमारे एसिडिटी की कहानी हो गई पी ब्लॉक की 15 ग्रुप की। आप 16 ग्रुप बना लो, OH2, SH2, SeH2, आप इनमें ही देखो, आप इनके कॉन्जुगेट बेस बनाओ, OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, SeH नेगेटिव। अब आप जानते हो टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो ग्रुप में हम हमेशा साइज से ही स्टेबिलिटी देखते हैं, तो सर Se का साइज सबसे बड़ा है, वो नेगेटिव चार्ज को सबसे स्टेबल रखेगा, और जहां नेगेटिव चार्ज स्टेबल उसका एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये, फिर ये, फिर ये। अब आप चुटकियों में जितने भी एसिडिटी के कॉन्सेप्ट आएंगे आप बिल्कुल कर लोगे, चाहे 15 ग्रुप का बने, चाहे 16 का बने, चाहे 17 का बने, बहुत आराम से। अब हम बात करते हैं कि सर चलो ये हमने ये वाले तो देख लिए, अगर पीरियड में वो कभी पूछने लगे, अब पीरियड में देखो कैसे क्वेश्चन में आपको फंसाएगा वो, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड में कैसे क्वेश्चन में फंसा सकता है वो, आपको आपसे कहेगा कि NH3 है मेरे पास, H2O है मेरे पास, और HF है, आपसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, हालांकि आपको पता होगा HF इज स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन इस लाइन का पता है, बाकियों का पूछेगा तो आप घूम जाओगे, है ना, घूमना नहीं है। अब ध्यान से देखो बेटा जी कि अगर यहां पर वो आपसे एसिडिटी की कहानी पूछ रहा है, कुछ मत करो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। अब यहां पे आप देख रहे हो कि सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन टॉप टू बॉटम नहीं है, वो लेफ्ट टू राइट है, पीरियड की कहानी है, और पीरियड में स्टेबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से देखी जाती है। और अगर मैं इनमें बात करूं तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो अगर मैं इसमें चलूंगा तो सर फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज सबसे स्टेबल, और जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल उसका एसिड बेटा जी उतना स्ट्रांग होगा, तो HF सबसे ज्यादा स्ट्रांग, देन H2O, और उसके बाद नंबर आएगा अमोनिया का। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा मेथड था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड की कहानी। इस तरीके से हमारे पास हाइड्राइड्स बनते हैं, और हाइड्राइड्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हाइड्राइड्स के मैंने आपको एसिडिटी की कहानी बता दी। अभी एक कहानी और बाकी है हाइड्राइड के अंदर कि सर अगर बॉन्ड एंगल वो हमसे पूछने लगे तो हम बॉन्ड एंगल कैसे बताएंगे। तो आप बॉन्ड एंगल की कहानियां देखो, तो मैंने अभी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड में आपको एसिडिटी की कहानी तो समझा दी, अब जो कहानी मैं समझाऊंगा वो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड के बॉन्ड एंगल की होगी। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, जो हाइड्राइड हमारे बनेंगे पी ब्लॉक के, उनके बॉन्ड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, जैसे हमारे पास हाइड्राइड बने, सर मेरे पास NH3 बना, मेरे पास PH3 बना, मेरे पास ASH3 बना, चलो इतने में ही देख लेते हैं, बाकी सब सेम रहेगी कहानी। बस आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि बॉन्ड एंगल हम कैसे देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि बताओ इनमें से बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका है, हालांकि स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फॉस्फोरस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आर्सेनिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। वो पूछ रहा है कि बताओ ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला मतलब A, B एंड C, वो पूछ रहा है कि इन ABC का ऑर्डर बताओ कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। और ये बात आपने सीख ली तो आपके हाइड्राइड का काम पूरा।
बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं बेटा जी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखो। अब हमेशा याद रखो कि बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग बताते हैं। वहां से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कितना है, लेकिन यहां पर क्या है कि आप देख रहे हो कि सर यहां पे भी एक ही लॉन पेयर है, यहां पर भी एक ही लॉन पेयर और यहां पर भी एक ही लॉन पेयर, तो कहीं ना कहीं इस लॉन पेयर का जो इफेक्ट होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो इस लॉन पेयर के बराबर होगा। मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो लॉन पेयर का तीनों में सेम है। तो यहां पर वस्पर थ्योरी काम नहीं कर रही है। वस्पर थ्योरी तब काम करती है कि जब यहां पे एक लॉन पेयर होता है, यहां दो होता है, यहां तीन होते, तो आप क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड के थ्रू देख लेते कि कहां पर लॉन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है और रिपल्शन की वजह से कहां बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। लेकिन जब लॉन पेयर बराबर हो तब हम कैसे देखेंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा और कहां पर बॉन्ड एंगल कम है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए बेटा जी, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। और यहां पे क्या है कि एक लॉन पेयर है, तो आप एक लॉन पेयर को यहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। बहुत ध्यान से समझो। अब क्या करना है हमें कि ये हमारे पास दिख गए। अब देखो अगर मैं इनमें सब में देखूं तो कॉमन क्या है कि इसमें सेंट्रल एटम तो डिफरेंट है तीनों के अंदर, लेकिन बेटा जी जो सराउंडिंग एटम की कहानी है वो सेम है। सराउंडिंग एटम देखो सब में हाइड्रोजन है, तो दो ही केसेस बन सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि सबके सेंट्रल एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाए, या फिर सबके सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, सराउंडिंग एटम सेम हो जाए। दो केसेस बन सकते हैं, दोनों केसेस में हम आपको समझा देता हूं। अब यहां पे क्या है कि सर हाइड्रोजन तो सेम है, एक बार यहां पे नाइट्रोजन है, एक बार फास्फोरस है और एक बार आर्सेनिक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि सर इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो आप बता दोगे कि सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक। इतना काम तो आपने कर दिया। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। और कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो उस बॉन्ड को वो थोड़ा सा छोटा कर देता है। तो होगा क्या कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होंगे, मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा इस वाले बॉन्ड को खींच के थोड़ा सा अपनी तरफ कर लेगा। ये कम है तो थोड़ा दूर रखेगा, ये कम है तो थोड़ा दूर रखेगा। मतलब कि हम बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट यहां लगा सकते हैं कि सर सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी इसकी, बिकॉज नाइट्रोजन ने खींच के रख रखा है, फास्फोरस ने कम खींचा इसलिए हाइड्रोजन थोड़ा दूर, आर्सेनिक ने और कम खींचा तो हाइड्रोजन और दूर हो गया बेटा जी। और इस तरीके से हम सोचें तो मान लो कि ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे, मैं दो हाइड्रोजन से समझा दे रहा हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। ध्यान से समझो। अब ये हाइड्रोजन है नाइट्रोजन का, इसकी लेंथ सबसे कम है, और ये HN लिख लो, यहां पे भी HN है और ये भी आपका HN, मतलब ये नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन है। दूसरी तरफ जब फास्फोरस की बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा है तो फास्फोरस वाला मान लो यहां होगा, तो ये HP और ये भी HP यहां होगा, और यहां पर बेटा जी आपका फास्फोरस वाला हाइड्रोजन होगा। तो हम यहां पे देखें कि ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये फास्फोरस वाले हैं, इनका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है नाइट्रोजन वाले से। और आर्सेनिक वाले की बात करें तो आर्सेनिक वाला और दूर होगा, तो ये हाइड्रोजन आर्सेनिक, हाइड्रोजन आर्सेनिक और हाइड्रोजन बेटा जी आर्सेनिक वाला। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लो, सारे क्वेश्चंस आपके होने लगेंगे। ये तो हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, बोर्ड एग्जाम की बात करो, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चंस है ये। तो ये हमने कर लिया। अब ध्यान दो बेटा जी कि अगर ये लॉन पेयर इन बॉन्ड्स पर अपना इफेक्ट डालेगा, अगर ये लॉन पेयर इन बॉन्ड्स पर अपना इफेक्ट डालेगा, मानो कि भाई मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, चाहे वो इस वाले बॉन्ड की बात करें नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, या फास्फोरस हाइड्रोजन की, या आर्सेनिक हाइड्रोजन की, मैग्नीट्यूड इस लॉन पेयर का सेम रहेगा। कहानी क्या होगी कि मानो कि ये वाला बॉन्ड बेटा जी यहां से यहां शिफ्ट हो गया, जब लॉन पेयर का इफेक्ट पड़ा इसने इसे दबा दिया, ये वाला बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो गया। तो कहानी क्या हुई कि ये नाइट्रोजन जो है यहां तक मूव कर गया, ठीक से बना लो, ये आपका यहां तक मूव करा, तो ये नाइट्रोजन आपका यहां आया, हाइड्रोजन आपका यहां आया, और आर्सेनिक वाला आपका यहां आया। सेम कहानी कि नाइट्रोजन वाला यहां आया, हाइड्रोजन फास्फोरस वाला ये है और आर्सेनिक वाला ये। अब दिमाग लगाओ कि सर जब ये इफेक्ट यहां पर पड़ा तो ये वाला जो डिस्टेंस है
ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, सेम कहानी यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है। बहुत ध्यान से समझो कि सर ये जब इसने सेम मैग्नीट्यूड से इन दोनों को रिपेल करके दबा दिया, तो दबाने के बाद हाइड्रोजन और ये जो नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन था, इसके बॉन्ड एंगल में देखो कम डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल करा। यहां से इसके बाद फास्फोरस वाला थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मतलब बॉन्ड एंगल को ज्यादा कम करेगा, और आर्सेनिक वाला सबसे ज्यादा कम कर रहा है, बिकॉज उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस बेटा जी ट्रेवल करा है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर मैं इसमें देखूं तो इसके मैग्नीट्यूड का सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वो आर्सेनिक पर पड़ा है, फिर फास्फोरस पर, फिर नाइट्रोजन पर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां कम हो रहा है? आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3, देन PH3 और उसके बाद ASH3 की कहानी है। तो ये अगर आप ध्यान रखोगे तो आप किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड एंगल की कहानी को आप समझा सकते हो। मतलब जबकि इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सेम हो तब। अगर डिफरेंट है तो आप ऐसे बता दोगे जितने ज्यादा लॉन पेयर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल कम करेंगे वो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो तब आपको ये कहानी रचानी पड़ेगी, और इस कहानी के थ्रू ही आप ये सारी चीजें समझा सकते हो कि सर इस तरीके से होगा। अभी तो हमने ये देखा, जब मैं आपको हैलाइड बना के दिखाऊंगा तो हैलाइड में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जहां पर सराउंडिंग एटम डिफरेंट होंगे और सेंट्रल एटम आपका सेम होगा। तो वहां पर मैं आपको यही ट्रिक लगा के आपको बता दूंगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इसे एक दो बार आगे पीछे करके पढ़ लेना, वीडियो को पीछे करके दोबारा देखना। आप 2-3 बार देखोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या कहानी है। और अगर ये समझ में आ गया तो आप किसी भी, ये तो चलो मैंने एक एग्जांपल बताया, आप किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझा सकते हो। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके बॉन्ड एंगल की कहानी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉन्ड एंगल इसी तरीके से आप 16 ग्रुप का करोगे, है ना। तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे और ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड की कहानी। तो हाइड्राइड के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट था कि उसका बॉन्ड ऑर्डर की कहानी क्या है, और हाइड्राइड के अंदर मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो एसिडिटी का कॉन्सेप्ट होगा वो, और कभी आपसे बेसिसिटी पूछे तो सर एसिडिटी का जस्ट इनवर्स होता है, एसिडिटी का जस्ट रेसिप्रोकल है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर कैसा हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा एसिडिटी के। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा जी हैलाइड फॉर्मेशन, और हैलाइड फॉर्मेशन में भी हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि एसिडिटी की कहानी क्या होगी, बॉन्ड एंगल्स की कहानी क्या होगी, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अब हम आगे की कहानी को नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम अपने पी ब्लॉक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो देख लेना एक बार, ये सारी चीजें समझ लेना, फिर हम आगे की वीडियो में आगे पढ़ेंगे और जैसे भी जो भी होगा सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बेटा जी ज्यादा से ज्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और करते रहो जो करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।